स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि या तो बुक में हमें टॉपिक ही नहीं मिलते हैं और कुछ एक न्यूमेरिकल्स है जिनको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज हम वही क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इन क्वेश्चंस को जो प्रॉब्लम आती थी सॉल्व करने में वो आप इजीली कर पाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम विद टू पैरेलल डिमांड कर्व्स ए बी एंड सी डी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए ऑप्शन जो है उसमें क्या बोला, पॉइंट आर एंड एस इज इक्वल। बी में क्या पूछा, आर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पॉइंट एस। सी में बोला पॉइंट आर इज लेस देन दैट ऑफ पॉइंट एस। और डी में पॉइंट आर एंड एस इज इन्फिनिटी। तो अब हमारे पास ये आती है, ये जो टॉपिक है ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये टॉपिक है। और हमारे पास 5 टोटल प्रॉपर्टीज होती है जिनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है कि हमारे पास 2 लीनियर पैरेलल डिमांड कर्व होंगे और प्राइस जो है वो गिवन रहेगा। तो उस पे इलास्टिसिटी क्या होगी। तो हमारे पास फर्स्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए, प्राइस 2 लीनियर डिमांड कर्व है, पैरेलल है एक दूसरे के, ए बी एंड सी डी। और प्राइस पी यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक आर पॉइंट है और एक एस पॉइंट है। हम प्राइस सपोज, क्योंकि प्राइस तो गिवन नहीं है, प्राइस तो चेंज हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो प्राइस को हम यहाँ सपोज कर लेते हैं 1 और आर पॉइंट पे हम ये ले लेते हैं कि हमारी जो क्वांटिटी है वो कितनी है 1 और पॉइंट एस पे हमारी क्वांटिटी ले लेते हैं 2। ये सिर्फ समझने के लिए है। तो देखिए हमने यहाँ पे, अब हमारे पास इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। क्योंकि हमारे पास लीनियर पैरेलल डिमांड कर्व है तो दोनों डिमांड कर्व चाहे ए बी है चाहे सी डी है, इस पे स्लोप तो सेम रहेगा, स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए फर्स्ट पार्ट जो है इलास्टिसिटी के फॉर्मूले का चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, ये फर्स्ट पार्ट हम इग्नोर कर देते हैं। हम देखते हैं इलास्टिसिटी के लिए दूसरे पार्ट को, सेकेंड पार्ट पी अपॉन क्यू को। ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब देखिए हमारे पास ए बी जब डिमांड कर्व है तो उसके ऊपर पी कितना है, प्राइस तो सेम ही है 1 अपॉन क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यू भी 1 है, तो इलास्टिसिटी कितनी आ गई 1। अब सी डी डिमांड कर्व है, दूसरा कौन सा डिमांड कर्व है हमारे पास, सी डी। प्राइस यहाँ पे भी गिवन है, प्राइस क्या है 1 अपॉन क्यू क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी जो है एस पॉइंट पे कितनी है क्वांटिटी 2, तो 1 अपॉन 2 0.5। तो अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ए बी डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी ज्यादा है और सी डी पे कम है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑप्शन जो पॉइंट आर एंड एस पे ये इक्वल बता रहे हैं वो गलत हो जाएगा। दूसरा, पॉइंट आर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पॉइंट एस। अब पॉइंट आर जो है, पॉइंट आर पे देखिए इलास्टिसिटी कितनी आई है हमारी 1, तो पॉइंट एस पे कितनी है 0.5। तो कौन सी, किसपे इलास्टिसिटी ज्यादा है, 1 पे, मतलब ए बी पे ज्यादा है। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा और सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आर पे लेस देन बोली और पॉइंट डी जो है इन्फिनिटी भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। इनमें पूछा है कि हमारे पास 2 डिमांड कर्व और 2 सप्लाई कर्व है। पॉइंट देखिए, हमारे पास 2 डायग्राम्स गिवन है, एक ये है और एक ये नीचे है। तो अब यहाँ पे पूछा है पॉइंट ई एंड एफ, पॉइंट ई ये हो गया और पॉइंट एफ ये सेकंड डायग्राम में हो गया। रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी, तो ये स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, पॉइंट ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं। बी ऑप्शन, दोनों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं। तीसरा, पॉइंट ई पे तो स्टेबल है और अनस्टेबल है पॉइंट एफ पे, और डी ऑप्शन है अनस्टेबल एट पॉइंट ई एंड स्टेबल एट पॉइंट एफ। अब देखते हैं इन डायग्राम्स को। तो फर्स्ट डायग्राम है जिसमें हमारे पास प्राइस, हमारे पास ये है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम था। अब सपोज हमारे प्राइस बढ़ते हैं तो प्राइस बढ़ने से यहाँ पे सपोज पी था, यहाँ पे क्या हो गया P1 हो गया। जब P1 होगा तो P1 होने से क्या हो गया, यहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है और जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो उसका क्या रिजल्ट होगा, प्राइस बढ़ने से अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस और ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसका मतलब हमारा जो है कहाँ की तरफ मूव करेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो मूव करेगा नहीं, बियॉन्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट जाएगा। मतलब प्राइस बढ़ेगा, डिमांड और बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं आ रहा है। इसकी बजाय अगर हम कहें कि प्राइस कम हो रहा है, पी
1 से P2 हो गया। अब देखिए प्राइस कम होगा तो यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड होगी, और प्राइस कम होने से अगर सप्लाई बढ़ती है मगर डिमांड तो उतनी बढ़ नहीं रही है तो प्राइस और कम होगा। ये देखिए नीचे की तरफ जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं जा रहा, तो पॉइंट ई क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है। अब दूसरा जो डायग्राम है इसमें क्या है, यहाँ पे सपोज एफ पॉइंट पे हमारे ये प्राइस है P1, सॉरी P ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे क्वांटिटी है Q। अगर हम प्राइस में फ्लक्चुएशंस होती है और प्राइस सपोज ऊपर की तरफ जाते हैं P1 हो गए, प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, सप्लाई बढ़ी, डिमांड उतनी नहीं बढ़ी, यहाँ पे क्या है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। और प्राइस बढ़ने से अगर सप्लाई बढ़ती है मगर डिमांड उतनी नहीं बढ़ती है तो प्राइस के नीचे की तरफ मूव करेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहे हैं। और अगर प्राइस हम सपोज कम कर देते हैं, प्राइस कम की है, प्राइस कम होने से P2 हुए प्राइस, उसकी वजह से क्या हुआ, देखिए डिमांड बढ़ी, प्राइस कम हुए तो डिमांड बढ़ी, सप्लाई उतनी नहीं बढ़ी तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ी, तो अब हमारे प्राइस ऊपर की तरफ मूव होने शुरू हो जाएंगे, मतलब फिर से इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं। तो पॉइंट एफ जो है वो क्या शो कर रहा है, पॉइंट एफ शो कर रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम को। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है ई एंड एफ दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम को बता रहे हैं, वो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड में इन्होंने बोला दोनों अनस्टेबल भी नहीं है। पॉइंट ई जो है वो क्या है, अनस्टेबल है। और पॉइंट एफ देखिए, अब इन्होंने यहाँ पे पॉइंट सी में क्या बोला, स्टेबल बोला है ई पे, तो मतलब और एफ पे अनस्टेबल बोला, तो ये भी रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एट पॉइंट ई। पॉइंट ई पे क्या है हमारा अनस्टेबल अभी हमने किया, और पॉइंट एफ पे क्या है, स्टेबल है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर परफेक्ट कंपटीशन। क्या करेक्ट नहीं है, फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू LAC, करेक्ट है ये तो। दूसरा अब हमारे पास क्या आता है, मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। देखिए अब हम बना लेते हैं डिमांड कर्व, एक फर्म का बना लेते हैं और एक मार्केट का बना लेते हैं। मार्केट का जो डिमांड कर्व होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास डिमांड कर्व ये होता है और सप्लाई कर्व जो है वो ये होता है। और फर्म का जो डिमांड कर्व होता है जहां पे ये होता है पैरेलल, और यहाँ पे सारा कुछ इक्वल होता है, प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC LMC, सब इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है उसमें पूछा मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटीज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। मार्केट का डिमांड कर्व पूछा, मार्केट का डिमांड कर्व हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, जबकि इन्होंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल। तो ये करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, नॉट ट्रू। और जो ऑप्शन ए है वो नॉट करेक्ट हो जाएगा। फर्म अर्न करती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को, तो ये तो ट्रू है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी, इन द लॉन्ग रन फर्म ऑपरेट्स एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, तो ये भी ट्रू है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में हमारा सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बैठता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, which among the following statement is correct? The minimum point of ABC and MC are same level of output. The minimum level of ABC is lesser output than the minimum of MC. C में minimum of ABC is at larger output than the minimum of MC, और D में पूछा any of the above is possible। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे एक कर्व, और कर्व में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा AC, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा ABC, और ABC और MC का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सेम से आता है, एक ही पॉइंट से आता है। और यहाँ पे ये देखिए ये मिनिमम दोनों के ऊपर काटता है, ये हो गया हमारा MC। अब देखिए MC का मिनिमम पॉइंट क्या होगा, ये हो गया, इसके ऊपर क्वांटिटी ये है, और ABC का मिनिमम पॉइंट कहां पे हो गया, Q1 पे हो गया, सॉरी ABC का, हाँ ABC का मिनिमम पॉइंट यहाँ पे हो गया। हम इसको E ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं F। तो अब देखिए which among the following statement is correct? Minimum point of ABC and MC are at the same level of output, नहीं, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जो MC का मिनिमम पॉइंट है उस पे Q है और ABC पे ज्यादा है,
मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी इज लेसर आउटपुट, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि एबीसी के मिनिमम पॉइंट पे एमसी से ज्यादा आउटपुट होती है। मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी इज लार्जर आउटपुट, देखिए एबीसी के मिनिमम पॉइंट पे Q1 है, ज्यादा आउटपुट है देन एमसी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड डी एनी ऑफ द अबव ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द शॉर्ट रन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। तो हम इसको पहले एक डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखिए हमारा एसी होता है, ये हमारा एबीसी होता है, और उसके बाद हमारा जो एएफसी होता है वो एएफसी हमारा हमेशा डिक्लाइन होता है। ये तो ये हो गया एसी इंक्रीज हो रहा है, एबीसी भी इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्लाइन हो रहा है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रही है एएफसी डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, शॉर्ट रन में कौन सी कॉस्ट जो है आउटपुट इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होती है, तो एएफसी, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये बाकी हमारे जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि ये सारी जो है कॉस्ट बढ़ती है आउटपुट के इंक्रीज होने के साथ। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है और पूछा है अगर गवर्नमेंट फिक्स करती है प्राइस 1 अबव द फिक्स्ड जो हमारा मार्केट क्लियरिंग प्राइस है P0, तो डेड वेट लॉस क्या होगा। अब ये देखिए P0 हमारा पहले प्राइस था, तो हमारी क्वांटिटी कितनी मिल रही थी Q0, अब प्राइस उन्होंने ज्यादा कर दिया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्वांटिटी कम होगी, तो इसलिए डेड वेट लॉस का जो है प्राइस ज्यादा और क्वांटिटी भी कम, तो ये हमारा सारा पोर्शन जो है ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, डेड वेट लॉस का, क्योंकि इतना हमारा लॉस हो जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ईबीसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। A good is called given good when the income effect is A positive and greater than the substitution effect, B equal to substitution effect, C less than substitution effect, D negative and is greater than the substitution effect। इसके लिए हमें अगर हमें देखना है कि गिवन गुड कौन सी है, तो इसके लिए कुछ एक कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इंफीरियर जो गुड है वो मस्ट एंड इट हैज अ लार्जर नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है लेस देन इनकम इफेक्ट होना चाहिए। और थर्ड है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट अपॉन द इंफीरियर गुड मस्ट बी वेरी लार्ज। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बी भी गलत है, पॉजिटिव एंड इज ग्रेटर देन ए ऑप्शन में ये है। तो ए ऑप्शन क्योंकि हमने कहा है कि नेगेटिव जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है वो लार्जर होना चाहिए, तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, सी जो है लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बट हमारा डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव एंड इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 8। यहाँ पे पूछा मूवमेंट फ्रॉम एन इनएफिशिएंट एलोकेशन टू एन एफिशिएंट एलोकेशन इन एजवर्थ बॉक्स विल। 4 ऑप्शंस हैं, पहले हम देख लेते हैं एजवर्थ बॉक्स हमारे पास गिवन है और उसमें क्या गिवन है तो वो देख लेते हैं। एजवर्थ बॉक्स देखिए हमारे पास ये है। अब एजवर्थ बॉक्स में ए जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पे खड़ा है और जो बी है वो यहाँ पे खड़ा है। अब हमने इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें कहा गया था हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे जो ए है, ए के इंडिफरेंस कर्व जितने ऊपर की तरफ जाएंगे ये, और बी जो है यहाँ पे खड़ा, तो बी के जब जाएंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब सेटिस्फेक्शन बी की तब हाई होगी जब नीचे की तरफ जाएंगे। अब देखिए क्योंकि बी के लिए नीचे की तरफ होने का मतलब ये उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है कि मतलब उसके ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास देखिए जब हम एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया हमने आर पॉइंट पे जब हमारे पास देखते हैं तो ए जो खड़ा है वो IA2 पे खड़ा है इंडिफरेंस कर्व, और बी किस पे है, IB2 पे, ICB2 पे, मतलब दोनों को सेटिस्फेक्शन ICA2A को मिल रही है और बी का इंडिफरेंस कर्व जो है ICB2 पे है। अब हमने सपोज किया कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जब हुआ तो आर पॉइंट से मूव होकर कौन से नए पॉइंट पे आ गए, हम एस पॉइंट पे आ गए। अब देखिए रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या हुआ, आर पॉइंट से एस पे आए, तो आर पॉइंट से जब एस पे आए तो जो ए है वो तो सेम ही उस पे है, मतलब उसकी सेटिस्फेक्शन में कम हो रही है ना, बढ़ रही है। ए जो है वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, मतलब उसकी सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी, बट बी जो है, बी कौन से पे आ गया, बी आ गया IB3 पे, ICB3 पे आ गया। ICB3 पे आने का मतलब बी को जो है हायर सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो एजवर्थ बॉक्स का मतलब ये है कि इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जब एजवर्थ बॉक्स में हम एक तरफ से दूसरी तरफ
मूव करते हैं, इन एफिशिएंट एलोकेशन से हम एफिशिएंट एलोकेशन पे मूव करते हैं, तो एक की सेटिस्फेक्शन तो सेम लेवल पे रहती है बट दूसरे की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है ए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया सारे इंडिविजुअल की जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ रही है। दूसरे में इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इंडिविजुअल बट मे डिक्रीज द लेवल ऑफ यूटिलिटी ऑफ अनदर, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारे पास एक की जब यूटिलिटी बढ़ती है तो दूसरे का सेम लेवल रहता है, डिक्रीज नहीं होती। तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तीसरा, इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ वन इंडिविजुअल, ठीक है, बट कैन नॉट डिक्रीज द यूटिलिटी, एक की इंक्रीज हो रही है बट दूसरे भी की डिक्रीज नहीं होती है, सेम लेवल पे रहता है, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और डी जो है डिक्रीज द यूटिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? सी। Question number 9. The following is the demand function Q is equal to 100 minus 5P. What will be the point of price elasticity of demand when price is 8? तो हम सबसे पहले इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? चेन इन Q अपॉन चेन इन P इंटू P अपॉन Q। अब हमारे पास यहाँ पे स्लोप चेन इन Q अपॉन चेन इन P, हमें पता है यहाँ पे ये इंटरसेप्ट होता है और ये स्लोप होता है, तो स्लोप चेन इन Q अपॉन चेन इन P हमारे पास क्या आ गया? -5। और यहाँ पे हमें पता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में माइनस का साइन रहता है, वो फॉर्मूले के आगे। अब हमें देखना ये है सबसे पहले कि हमें चेन इन Q अपॉन चेन इन P तो मिल गया -5। अब हम Q गिवन है 100 माइनस 5P और P भी हमें गिवन है 10। अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें P मिल जाएगा, तो हमारे पास Q मिल जाएगा, Q हमारे पास आ गया 50। अब हमारे पास Q आ गया, P हमें गिवन है, तो अब हम कर सकते हैं चेन इन Q अपॉन चेन इन P कितना हो गया? -5 इंटू हमारे पास P कितना है 10 अपॉन हमारे पास Q निकल आया 50। तो अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का साइन तो पहले होता है, -50 अपॉन 50, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि माइनस का सिंबल पहले भी होता है और माइनस हमारा 5 आ रहा है स्लोप का, तो हमारे पास माइनस से माइनस कट के आंसर जो हो गया बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टीसी दे रखा है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट फंक्शन, जिसमें टीसी हमें गिवन है और व्हाट विल बी द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एसी एंड एमसी आर इक्वल। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एसी। एसी क्या होगा हमारे पास? टीसी डिवाइडेड बाई क्यू, और ये बन जाएगा 200 प्लस 5Q प्लस 2Q स्क्वायर, इसको Q से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो AC है, AC हमारे पास आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई Q प्लस 5 प्लस 2Q, क्योंकि यहां से Q से एक बार Q कट गया और यहाँ Q स्क्वायर है तो एक बार यहां से कट गया, तो हमारे पास AC हमारे पास आ गया ये। अब हम MC देख लेते हैं। MC क्या होता है? चेंज इन TC विद रिस्पेक्ट टू Q। तो हमारे पास TC कितना है? TC है हमारे पास 200 प्लस 5Q प्लस 2Q स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 5 प्लस 4Q। अब हम इसको हमारे आउटपुट लेवल पूछे हैं जहां पे AC और MC इक्वल हो जाएंगे, मतलब AC इज इक्वल टू MC। हमारे पास AC है 200 डिवाइडेड बाई Q प्लस 5 प्लस 2Q इज इक्वल टू MC कितना आया हमारे पास? 5 प्लस 4Q। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा ये 200 प्लस 5Q प्लस 2Q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया और Q वहां पे जाके भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड, तो क्या बन जाएगा? 5Q प्लस 4Q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? Q स्क्वायर यहाँ पे भी है वहां पे भी है, तो 4Q स्क्वायर माइनस ये 2Q स्क्वायर उधर लेके 2Q स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या था? प्लस 5Q, और यहां से क्या हो गया? इस साइड से उधर गया 5 माइनस 5Q हो गया, और ये हो गया हमारे पास -200। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5Q कट गया और 4Q में से 2Q, तो क्या रहेगा? 2Q स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 0 पुट कर दे, और अब 2Q स्क्वायर हम उस साइड लेंगे 200 को, Q स्क्वायर इज इक्वल टू
200 और क्यू स्क्वायर स्क्वायर हटाया तो ये अंडर रूट में आ गया 200, तो 200 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी इधर 2 होगा तो ये क्या रह जाएगा 100, क्योंकि Q2 क्यू स्क्वायर था ना, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और 100 ये अंडर रूट में आ गया, स्क्वायर हटाना हो तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो Q हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 10। ये देखिए तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा 10। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज, ये ऑप्शंस गिवन है, तो हमारे पास मार्जिनल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टू प्रोडक्ट, तो प्राइस रेशियो को इक्वल होता है MCX, मार्जिनल कॉस्ट x की किसकी इक्वल होगी प्राइस ऑफ x, और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ y क्या होगी प्राइस ऑफ y, और इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या हो जाएगा MCX अपॉन MCY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। तो यहाँ पे देखिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा MRT, ये किसके इक्वल हो जाएगा MRT XY के इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो हो जाएगा MRT XY इज इक्वल टू MCX अपॉन MCY, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है हमारे सारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेंशन पाथ ऑफ द फर्म, हमारे पास दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट शोज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, एंड सेकंड है द इनपुट प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सपेंशन पाथ इज द लाइन which reflect least cost method of producing different level of output, मतलब कॉस्ट कम से कम हो और फैक्टर प्राइस जो है वो रिमेन कांस्टेंट, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, दोनों करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इनपुट प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट हमने ये कहा है, फैक्टर प्राइसेस क्या होंगे कांस्टेंट होंगे, और दूसरा क्या था लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, तो यहाँ पे ए और बी मतलब 1 और 2 दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इन द एंटी प्रिवेंशन मॉडल ऑफ बेन फर्म चार्ज प्रीमियम ओवर, कहां पे चार्ज करती है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइस, बाकी हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सारी दी है, आप एक बार रीड कर सकते हो इसको। अजम्पशंस जो है इसमें अजम्पशन फर्स्ट कोल्यूसिव ओलिगोपोलिस्टिक सीक टू मैक्सिमाइज लॉन्ग रन प्रॉफिट, तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी जो है तीनों ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मार्केट 1 is 2 एंड इन मार्केट 2 is 1, तो क्या पूछा, देन प्राइस बिहेवियर ऑफ द मोनोपोलिस्ट विल बी, कहां प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा। अब देखिए हमारे पास जो मार्केट 1 है वहां पे क्या है इलास्टिसिटी है 2, मतलब हाईली इलास्टिक है, और जो मार्केट 1 है मार्केट 2 है वहां पे इलास्टिसिटी 1 है, मतलब नो इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, तो हम वहां पे ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं जहां लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक का मतलब प्राइस के चेंज होने से भी, मतलब प्राइस कम हो या ज्यादा हो डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं होता है, और जहां हाईली इलास्टिक होती है वहां प्राइस थोड़ा सा चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज आ जाता है, इसलिए वहां पे प्राइस हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो मार्केट 2 जो है वहां पे लेस इलास्टिक डिमांड है, मतलब प्राइस अगर ज्यादा भी रखोगे या कम भी रखोगे तो डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इन्होंने पूछा है कहां पे जो दो मार्केट है तो टू चार्ज अ हायर प्राइस इन मार्केट 1, नहीं ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि हाईली इलास्टिक डिमांड है, टू चार्ज अ हायर प्राइस इन मार्केट 2 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेस इलास्टिक डिमांड है, प्राइस अगर बढ़ाओगे भी तो भी डिमांड में ज्यादा कमी नहीं आएगी, और सेम प्राइस ये सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और डी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज डिमांड कर्व हैव अ नेगेटिव स्लोप, क्यों होगा, फर्स्ट ड्यू टू इनकम इफेक्ट ओनली और सेकंड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पे कोड दिए गए हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है, बोथ 1 and 2 हमारे, क्योंकि कुछ एक कारण होते हैं जिसकी वजह से डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से क्यों होगा, देखिए हमारे पास हमने लॉ पढ़ा है कि जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती चलेगी, कम होगी, और मार्जिनल यूटिलिटी जितनी कम होगी हम उतना ही कम प्राइस पे करने के लिए तैयार होंगे, कि मतलब हमें प्राइस कम पे करना पड़े और
हमें यूनिट ज्यादा मिले। तो ज्यादा यूनिट कंज्यूम करने के लिए अब हम लेस प्राइस पे करने के लिए तैयार होंगे, मतलब प्राइस कम होंगे तभी डिमांड ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इसलिए जो है हमारा डिमांड का नेगेटिव स्लोप होता है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अगर हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, इसीलिए यहाँ पे डिमांड का जो है नेगेटिव स्लोप होता है। इनकम इफेक्ट, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। एडिशनल कंज्यूमर, जितने कस्टमर बढ़ेंगे उतने, तो ये हमारे कुछ एक कारण है जिसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ड्यू टू इनकम इफेक्ट, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ये भी करेक्ट है। दूसरा ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी हमारे जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स रिक्वायर। हमारे पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर टू बी प्राइस टेकर। B, economy operate at some point of the utility possibility curve. C, that there is an efficient market for every commodity. And D, all of the above. तो हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को इनविजिबल हैंड थ्योरम भी कहा जाता है, जिसको एडम स्मिथ ने दिया था। आपको पता होगा ये इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट जो है एडम स्मिथ ने दिया था। और सेकंड क्या है, यहाँ पे जो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर होंगे वो क्या होंगे, प्राइस टेकर्स होंगे। और थर्ड, मार्जिनल कंडीशंस ऑफ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, कहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में ही सेटिस्फाई होती है। पेरेटो ऑप्टिमम जो है इज अ पोजीशन फ्रॉम विच इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एनीवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ by any reallocation of resources of input and output। और पेरेटो का जो क्राइटेरियन था वो सैमुअल्सन यूटिलिटी कर्व के द्वारा जो है वो पूरा सॉल्व किया गया था। ये हमारे पास डायग्राम भी है इसका। तो अभी हम इसको जस्ट देखेंगे कि हमारी ऑप्शन कौन सा करेक्ट बैठता है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स आर टू बी प्राइस टेकर, हमने ये कर लिया, करेक्ट है। दैट द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट सम पॉइंट ऑन द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, ये भी हमारी फिफ्थ एजम्पशन थी। और एफिशिएंट मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये सारे ही करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी। Next question number 17. The demand curve for rare paintings and rare stamps etc. is explained by which among the following? किससे शो किया गया है? देखिए हमारे पास रेयर पेंटिंग है, रेयर स्टैम्प्स एक्सेट्रा, जो ये चारों ऑप्शन दिए, मतलब तीनों ऑप्शन दिए गए ABC, ये तीनों जो है एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जैसे जैसे किसी चीज के प्राइस बढ़ते हैं उसकी डिमांड कम होती है एंड वाइस वर्सा। बट जो हमारे एक्सेप्शन क्या हो गया, जब किसी चीज के प्राइस बढ़ेंगे तभी उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो एक्सेप्शन में सबसे पहले आते हैं गिफन गुड, और गिफन गुड्स का हमें पता है उसके जब प्राइसेस बढ़ते हैं तभी उसकी डिमांड बढ़ती है गिफन गुड्स की, क्योंकि वो घटिया चीजें होती है। दूसरा एक्सेप्शन आता है स्टेटस सिंबल, फियर ऑफ शॉर्टेज, इग्नोरेंस, fashion and related goods, necessities of life, change in weather, Veblen goods, bandwagon effect, emergency, good with uncertain product, जो goods होती है with uncertain product quality। और 12 जो है हमारे पास स्नोब अपील, और स्नोब अपील जो है एक्सेप्शन है। और ये कौन सी चीज आती है स्नोब अपील के अंदर, आर्ट, एंटीक, स्कल्पचर्स वगैरह। तो ये जो है हमारा जो स्नोब अपील की बात की है, रेयर पेंटिंग्स वगैरह किसके अंदर आती है, स्नोब इफेक्ट के अंदर आती है, रेयर पेंटिंग्स एंड रेयर स्टैम्प्स एक्सेट्रा। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो स्नोब इफेक्ट हो जाएगा, बाकी ये जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें क्या पूछा है, कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट फंक्शन गिवन है और प्राइस भी गिवन है। यहाँ पे पूछा प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा, मतलब कौन सी आउटपुट होगी जिसके ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की दो कंडीशंस आती है। फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन होती है चेंज इन प्रॉफिट में डिफरेंशिएट करेंगे प्रॉफिट को विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और उसको जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी, मतलब ये होती है नेसेसरी कंडीशन। और दूसरी सफिशिएंट कंडीशन है। सो सफिशिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे प्रॉफिट को विद रिस्पेक्ट टू क्यू तो ये लेस देन 0 होना चाहिए। अगर लेस देन 0 नहीं होता है इसका मतलब हमारा जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी नहीं होगी। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करेंगे, और प्रॉफिट कैसे आता है, TR माइनस TC। और हमारे पास TR क्या आ जाएगा, TR हमारे पास हो जाएगा 5, P है, प्राइस कितना है 5, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, तो हमारे पास 5Q जो है हो जाएगा TR, और TR माइनस TC, TR हमारे पास कितना हो गया 5Q और माइनस TC, कॉस्ट फंक्शन गिवन है, ये C जो है TC ही है, तो QQ माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 17Q प्लस 66। आगे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 5Q माइनस QQ
ये प्लस 10Q स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 17Q हो जाएगा और ये माइनस 66 हो जाएगा। अब हम माइनस क्यू क्यूब को सबसे पहले लेते हैं, फिर लेते हैं 10Q स्क्वायर को और माइनस 17Q और ये 5Q प्लस का है तो ये बन जाएगा माइनस 12Q और यहाँ पे माइनस 66। ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, मतलब ये हमारा माइनस क्यू स्क्वायर क्यू प्लस 10Q स्क्वायर माइनस 12Q माइनस 66, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3Q स्क्वायर प्लस 20Q माइनस 12। अब इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं ताकि हमारे पास क्वांटिटी आ सके, प्लस 20Q माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इसमें फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हमारे पास प्लस 20Q, हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे प्लस 2 फैक्टर बनेंगे हमारे पास यहाँ पे 12 और 8 की, सॉरी 18 एंड 2, 18 और 2 क्योंकि 18 प्लस 2 20 हो जाएगा और 18 इंटू 2 36 भी हो जाएगा। तो हमारे पास दो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3Q स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा प्लस 18Q प्लस 2Q माइनस 12 इक्वल टू 0 पुट कर देते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 3Q ले लिया ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा Q माइनस 6 और यहाँ पे प्लस 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q माइनस 12, Q माइनस 2 6 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास माइनस 3Q प्लस 2 एक फैक्टर बन गया और दूसरा बन गया हमारे पास Q माइनस 6। तो क्वांटिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस 3Q इज इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ पे इज इक्वल टू 6, तो Q इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे Q इज इक्वल टू 6। हमारे पास दोनों क्वांटिटीज आ चुकी हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, चेंज इन प्रॉफिट जो है डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q इज इक्वल टू 0, लेस देन 0 होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्वांटिटीज आ गई हैं 2/3 एंड 6। अब इनमें से देखना प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी कौन सी है, तो उसके लिए हमारी सेकेंड कंडीशन लगेगी। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, डबल डिफरेंशिएट करेंगे प्रॉफिट को विद रिस्पेक्ट टू Q, तो वो लेस देन 0 होना चाहिए। अब हम क्वांटिटी एक बार तो पहले डबल डिफरेंशिएट करते हैं, तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे प्रॉफिट को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 6Q और ये क्या था 20Q था, तो ये प्लस 20 हो जाएगा, ये हमारा आ गया। तो अब हमारे पास एक बार क्वांटिटी क्या लेते हैं 2/3 और दूसरी बार क्वांटिटी हमारे पास 6 है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारा आया था माइनस 6Q प्लस 20, अब माइनस 6 इंटू 2/3 क्वांटिटी ले ली Q की जगह और प्लस 20, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये माइनस 12 प्लस 3 प्लस 20 जो है लेस देन 0 होना चाहिए। अब देखते हैं लेस देन 0 आता है कि नहीं। तो और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ये आ गया, पहले इसी को कर लेते, 3 4 12, तो 20 माइनस 4 जो है लेस देन 0 होना चाहिए, मगर ये 16 आ रहा और 16 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी नहीं होगी। दूसरा हमारी माइनस 6Q प्लस 20 यहाँ पे पुट करके देखते हैं हम, तो माइनस 6 इंटू Q क्या है 6 प्लस 20, तो ये 36 प्लस 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 16 और माइनस 16 जो होगा लेस देन 0 होगा, तो इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी जो है वो हमारी 6 आ जाएगी। तो आंसर जो ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। हमारे पास डिमांड फंक्शन गिवन है P इज इक्वल टू 16 माइनस Q माइनस 0.5Q स्क्वायर और प्राइस इलास्टिसिटी पूछे जब Q इज इक्वल टू 4 होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q होगा, और हमारे पास P गिवन है और Q की वैल्यू 4 है। अब हम इस इक्वेशन में अगर Q की वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास
क्यू की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी पी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 4 माइनस 8, तो प्राइस क्या हो जाएगा, 16 में से 12 गए तो 4 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास प्राइस। अब हमारे पास चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी देख लेते हैं। हमारे पास क्योंकि पी की फॉर्म में इक्वेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज इन पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्यू कर लेते हैं। तो हमारे पास जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 16 माइनस क्यू माइनस 0.5 क्यू स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू आ जाएगा, ये -1 और -1 क्यू। यहाँ से क्योंकि 0.5 क्यू स्क्वायर है तो 0.5 इंटू 2, तो हमारे पास ये -1 क्यू बन जाएगा। सॉल्व करके डिफरेंशिएट करके तो चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू हमारे पास क्या आ गया, -1 इंटू -1 क्यू। और अगर हमारे पास अब क्यू की वैल्यू हम ले लेते हैं, क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो हमारे पास -1 इंटू -1 इंटू 4, ये क्या आ जाएगा हमारे पास हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करके -5। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्या होता है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब देखिए चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू क्या आया -5, तो उल्टा करना है हमें, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन -5 इंटू पी हमारे पास हमने कैलकुलेट किया 4 आया, और क्यू हमारे पास गिवन है 4। तो ये माइनस का सिंबल पहले रहता ही रहता है, तो 4 डिवाइडेड बाई -20, 4 5 20 हो जाएंगे, या 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करके 4 से 4 ही कट गया, 1 अपॉन -5, और ये माइनस का सिंबल पहले ही रहता है, तो ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 0.2, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी हमारी। तो ऑप्शन जो है +0.2, मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ कार्टेल। फर्स्ट, इट aim at maximizing of individual firm profit. Second है, it decide the total output in the industry to which cartel represent. और थर्ड है, it does not fix the price at which members sell their output. और यहाँ पे कोड्स दे रखे हैं, तो हम सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। देखिए कार्टेल क्या होते हैं, कार्टेल एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ क्लूसिव ओलिगोपोली फर्म्स इन इंडस्ट्री। कार्टेल जो है परफेक्ट फॉर्म ऑफ क्लूजन होता है। कार्टेल में भी इन द फॉर्म ऑफ ओपन और सीक्रेट क्लूजन में भी हो सकता है। कार्टेल परफॉर्म करते हैं, फिक्सिंग प्राइस फॉर ज्वाइंट मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री प्रॉफिट और मार्केट शेयर बिटवीन इट्स मेंबर्स। तो हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर ऑप्शंस का देखें तो हमारे पास देखिए यहाँ पे इट एम एट मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल फर्म्स प्रॉफिट, जबकि हमने प्रॉफिट जॉइंट मैक्सिमाइजेशन की बात की थी। तो इसका मतलब जो ऑप्शन 1 है वो रॉन्ग हो गया। इट डिसाइड द टोटल आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री टू विच कार्टेल रिप्रेजेंट, ये ऑप्शन ठीक है। और इट डज नॉट फिक्स द प्राइस एट विच मेंबर्स, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो हमारा इसका मतलब ओनली जो 2 is true, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। डिमांड फंक्शन दे रखा है Q इज इक्वल टू 20 अपॉन P, और यहाँ पे पूछा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी यूनिटी, कौन सा ऐसा प्राइस होगा। हमारे पास 3 प्राइस दे रखे 20, 10, 5। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। तो हमारे पास Q क्या दे रखा है 20 अपॉन P। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P के लिए। तो हम Q को ऐसे भी लिख सकते हैं 20, P को जब ऊपर लेके जाएंगे तो P की पावर -1 हो जाएगी, और चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P निकालना हो तो इसका मतलब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है 20 P की पावर -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P जो है वो आ जाएगा -20 P की पावर -2 हो जाएगी। डिफरेंशिएट करके तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर P अपॉन Q मतलब क्या आएगा। अब हमारे पास जब प्राइस, हमारे पास सबसे पहले 20 लेते हैं, अगर हमारे पास प्राइस 20 लिया और इस इक्वेशन में पुट करें 20 अपॉन P कितना लिया 20, तो क्वांटिटी हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1। अब जब प्राइस हमने कितना लिया 10 लिया, तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 20 अपॉन 10, 2 आ जाएगी। और जब प्राइस हम कितना लेंगे, प्राइस हम जब लेंगे 5, तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 20 अपॉन 5,
इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन कौन से प्राइस पे जो है यूनिटी मतलब इक्वल टू 1 आएगी। अब हमने चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी तो निकाल लिया था, वो क्या आएगा था -20 पी की पावर -2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -20 अपॉन पी की पावर 2। अब हम आ जाते हैं इलास्टिसिटी के फॉर्मूले के ऊपर, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो फर्स्ट पार्ट चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, तो हमारे पास क्या है -20, और पी हमारे पास कितना है, प्राइस फर्स्ट में 20 है, जब प्राइस 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू पी कितना है हमारे पास 20, और जब प्राइस 20 था तो हमने क्वांटिटी फाइंड आउट की थी इक्वल टू 1। यहां से देखिए एक बार 20 से 20 कट गया तो हमारे पास क्या बचा -20 अपॉन 20, और माइनस का सिंबल तो हमें पहले पता, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ये प्राइस जब 20 है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई इक्वल टू 1। अब इसी तरह से हम आगे कर लेते हैं, जब हमारे पास प्राइस 10 है, जब प्राइस हमारे पास 10 है तो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 10, तो -20 और ये हमारे पास पी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी क्या था -20 अपॉन पी स्क्वायर। अब प्राइस 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू पी, हमने 10 ले लिया, और क्वांटिटी जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी कितनी आई थी 2, तो एक बार 10 से 10 कट गया तो हमारे पास -20, और ये तो कट ही गया था, तो -20 अपॉन 10 इंटू 2, तो माइनस का सिंबल तो पहले भी रहता, तो 20 अपॉन 20 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास आंसर में कितना आ गया 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। अब जब प्राइस हम लेते हैं व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 5, जब हमने प्राइस, ये देखिए यहाँ पे भी यूनिटी आ गया। अब सी ऑप्शन जो है प्राइस जब 5 होंगे तब हम देखते हैं, तो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी कितना आया था -20 अपॉन पी, अब हमने 5 ले लिया तो 5 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 5 प्राइस, और जब प्राइस 5 था तो हमारी क्वांटिटी कितनी आई थी 4। तो अब देखिए एक 5 से एक बार 5 कट गया तो हमारे पास क्या बचा -20 अपॉन 5, एक बच गया यहाँ इंटू 4, और माइनस का सिंबल तो क्योंकि पहले ही रहता है, तो हमारे पास क्या आ गया 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। तो देखिए हमारे पास तीनों जो ऑप्शन है, तीनों में जब प्राइस हमारा 20 है तब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ रही है 1 आ रही है, जब 2 है तब भी 1 आ रही है, जब प्राइस कितना है 10 है तब भी उतना ही आ रहा है 1 आ रहा है। बस तीनों ऑप्शन में जो यूनिटी ही आ रही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ए ऑप्शन भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हमारे पास यहाँ पे डिमांड फंक्शन गिवन है और एक्स भी गिवन है, पूछा क्या है कंज्यूमर सरप्लस। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो उससे हमें जो है पी की वैल्यू मिल जाएगी -2 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्राइस आ जाएगा 7। अब कंज्यूमर सरप्लस के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन का। कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकलेगा, रेंज है हमारी 0 to 2, 15 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस हमारे पास p इंटू क्यू होता है। तो प्राइस कितना है हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया, उसकी जगह हम लिख देंगे 7, प्राइस लिख देंगे हम यहाँ पे 7 इंटू क्यू क्या है या x क्या है 2। तो अब देखिए हमने जब इंटीग्रेट किया इस फंक्शन को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब अपॉन 3 माइनस 14। आगे सॉल्व करेंगे 15x की जगह हम x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 2, ये हो गया -2x स्क्वायर कितना था x कितना है 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब क्या हो जाएगा x कितना है 2 माइनस 3 माइनस 14। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 30 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8/2 माइनस यहाँ पे 8/3 और ये -14, 2 4 जा 8
आगे सॉल्व करेंगे 13 माइनस 4 माइनस 8/3 माइनस 14 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम ले लिया हमने, तो ये 33 सा 90 माइनस 4 3 सा 12 माइनस ये हो जाएगा 8 तो एज इट इज रहेगा माइनस 14 3 सा 42। आगे सॉल्व करेंगे इसको 20, तो ये आ जाएगा 90 और ये हो जाएगा 50 और ये 62, ये 28 हो जाएगा 28/3। तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन में आ जाएगा, हमारा है 28/3, तो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। A market is called to be economically efficient if it maximizes consumer surplus, producer surplus, aggregate of consumer and producer surplus. तो ऑप्शन सी is the correct option. Next question है 24. Which of the following measures the degree of monopoly power? Here symbols have their usual meaning. तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसको करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर होती क्या है। देखिए सबसे पहले हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज इक्वल टू डिमांड कर्व इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR होता है, और क्योंकि MR इज इक्वल टू MC इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है तो प्राइस इज इक्वल टू MC हो जाएगा। मगर मोनोपोली में प्राइस इज इक्वल टू डिमांड कर्व होता है और डिमांड कर्व इज इक्वल टू AR होता है, बट AR ग्रेटर देन MR होता है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, MR इज इक्वल टू MC होता है। देयरफॉर प्राइस क्या होगा यहाँ पे मोनोपोली में, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, और प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट जितना ज्यादा होगा, मतलब प्राइस आप मार्जिनल कॉस्ट से जितना ज्यादा रखोगे उतना ही डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर होगी। और डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या दिखाती है, लार्जर द गैप बिटवीन द price and marginal cost means greater is the monopoly power. Degree of monopoly power depends upon the price elasticity of demand. Alternate index जो monopoly power का वो दिया गया था अब्बा लर्नर के द्वारा, और उन्होंने पॉइंट आउट किया था that a firm being a price breaker under monopoly power always set price which is higher than the marginal cost. अभी हमने क्या कि जब प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होती है मोनोपोली पावर में, और जितना ये ज्यादा होगा उतनी ही डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर ज्यादा होगी। और इसका फॉर्मूला था L इज इक्वल टू P माइनस MC अपॉन P, या फिर इसको -1 अपॉन E इज ऑल्सो नोन एज लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली प्राइस। अब प्राइस P माइनस MC अपॉन P, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P AR होता है, MC MR के इक्वल होता है, इसलिए AR माइनस MR अपॉन AR। तो हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए, और ये इंडेक्स जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। इट मींस लर्नर मोनोपोली पावर इज माइनस द इनवर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन जो है AR माइनस MR अपॉन AR, जो कि यहाँ पे AR माइनस MR अपॉन AR, ऑप्शन A जो है करेक्ट है। बाकी में AR अपॉन AR माइनस ये गलत हो गया, MR अपॉन AR माइनस MR ये भी गलत हो गया, और जो D ऑप्शन है उसमें AR माइनस MR ऊपर तो ठीक है पर नीचे AR आना चाहिए, और यहाँ पे क्या है MR है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इस मींस हमारा जो 24 का है A ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज A मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, B मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एवरेज रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ ऑप्शन MRT क्या होता है, यूनिट ऑफ वन गुड सैक्रिफाइस्ड अपॉन मोर यूनिट ऑफ अदर गुड प्रोड्यूस। तो हमारे पास MRT क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एवरेज रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कौन सा होता है हमारे पास MRT, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे D ऑप्शन